हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक जो है मैंने आपको क्या कराया है। वीडियो से जो है जो घर पर बच्चे बैठे उनको मालूम हो जाना चाहिए कि क्लास में जो है क्या सिलेबस आपका चल रहा है। यानी कि 7th क्लास में जो आपकी टेक्स्ट बुक है वसंत, उसमें मैंने लेसन 10 कंप्लीट करा दिए हैं और उसकी एक्टिविटी और लेसन के क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट जो है मैंने आपको सारा भेज दिया है। तो मुझे आशा है सभी बच्चों ने वर्क कर लिया होगा। तो आज जो है मैं आपको लेसन 11 के बारे में बताऊंगी और 11 लेसन जो है आपका रहीम के दोहे। कौन सा लेसन है? रहीम के दोहे। रहीम जो है बेटा एक ऐसे कवि थे जो है यथार्थवादी, एक जो प्रत्यक्ष अनुभव था उन्हें और उसी के बारे में जो है वे अपने काव्य में वर्णन करते थे। तो जैसे बेटा मैं आपको अभी बता रही थी कि रहीम जी जो है एक ऐसे कवि है जिन्होंने अपने साहित्य में नीति विषयक को जो नीति के नियम मतलब नीति यानी के नियम से कार्य किए हैं और उन्होंने जो है उनके दोहों की ये विशेषता है नीति विषयक या नीति पर चलने वाले। तो ये बताया मैंने रहीम दास जी का और इसके रचयिता भी रहीमी है क्योंकि ये रहीम के दोहे हैं। तो जो है मैं 1 by 1 अभी आपको दोहे पढ़ाऊंगी। तो कैसे करेंगे आप? स्टार्टिंग जैसे बुक में करते हैं बेटा, सबसे पहले लिखेंगे संकेत। संकेत से क्या होता है कि पहली पंक्ति कहाँ से कहाँ तक की जो है इसमें ली गई है। तो पहली पंक्ति है इसमें कही रहीम, कही रहीम डैश 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 और लास्ट की है सांचे में। सांचे होता है सच्चे, सांचे यानी कि सांचे सच्चे मीत। तो ये है इसका संकेत कि जो है ये पैरा यहाँ से यहाँ तक का है। उसके बाद आपको पता है जैसे आपने 6th क्लास में पर्सन क्या लिखा था? पर्सन। पर्सन में क्या आता है? प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे, रहीम के ये उदाहरण चिन्ह में लोगे, उदाहरण चिन्ह रहीम के दोहे, रहीम के दोहे कह रहे उदाहरण चिन्ह में लिखेंगे रहीम के दोहे। दोहे ठीक है, ये कौन सा चिन्ह होता है? कहरा उदाहरण चिन्ह। जब दोहरा हम लोग लगाते हैं ना, दोहरा कोमा लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दोहरा उदाहरण चिन्ह। क्लियर? तो रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता यानी कि इसके कवि भी लिख सकते हैं, रचयिता भी लिख सकते हैं। इसके कवि कौन है? रहीम दास जी हैं। इसके कवि रहीम दास जी हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? पर्सन। पता है ना आपको? उसके बाद
जैसे कि तुम्हारा था झांसी की रानी, उसमें काफ़ी पहले थे तो व्याख्या काफ़ी हो जाती, उसमें से मैंने आपको क्या करवाए थे, क्वेश्चन आंसर फाइंड करवाए थे, पता है। तो ये है दो पंक्ति, इनकी व्याख्या करेंगे जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड हेड था आपका पर्सन और थर्ड है आपका व्याख्या। व्याख्या में आपको लेसन पढ़ाऊंगी अभी, तो उसके साथ साथ उसकी व्याख्या आप अपने शब्दों में करेंगे, क्लियर। उसके बाद हेडिंग क्या डालेंगे आप, विशेष। विशेष में क्या है कि भाषा सहज सरल है, और जो है रहीम ने किसके बारे में वर्णन किया है वो मेन लाइन 1 में आप दे दें, क्लियर। हाँ, लास्ट में विशेष में ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको ये लेसन पढ़ा रही हूँ, सभी अपनी बुक निकाल लेंगे बच्चे। और जो है पहला देखिए, रहीम के दोहे। कही रहीम संपत्ति सगे, कही कहते हैं कौन, ध्यान, लिसन। कही रहीम संपत्ति सगे, कही यानी कि कहते हैं, कौन कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति धन और दौलत। पेंसिल हाथ में रखिएगा, जो मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ साथ साथ लिखते जाइएगा। कही कहते हैं संपत्ति धन और दौलत, सगे, सगे यानी कि संबंधी, अपने सगे संबंधी होते हैं, समझ रहे हैं ना, रिश्तेदार अपने सगे संबंधी। और एक आया इसमें, पहले मैं बता देती हूँ, हाँ बस ये। अब देखिए इसका आंसर, मतलब व्याख्या इसकी। कही रहीम संपत्ति सगे, यानी कि इसमें बेटा रहीमदास जी क्या कहना चाहते हैं कि बहुत पुरानी रीत है, बहुत पुरानी रीत यानी कि जो शुरू से चली आ रही है। कौन सी रीत है कि जिस व्यक्ति के पास धन दौलत और सम्मान होता है, अपार धन दौलत होती है, तो उसके सभी सगे संबंधी बने रहते हैं, समझ रहे हो ना। उसके पास सब आते जाते हैं, जिसके पास क्या होता है, धन दौलत होती हैं। जब तक मनुष्य के पास यानी कि धन संपत्ति, धन दौलत जो है विद्यमान होती है, तो उसके सभी सगे संबंधी बने रहते हैं, समझ गए। क्या लिखा है इसमें, कही कबीर कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, यानी कि कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं, यह बहुत पुरानी रीत है, यह बहुत पुराने से जो है समय चल रहा है कि जिसके पास धन और दौलत होती है, जिसके पास धन और दौलत होती है, उसके सभी सगे संबंधी होते हैं। पढ़ाया जा रहा है बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो, यहाँ चीटिंग करने नहीं होते कि छाप रहे हो, ये बाद का काम है आपका। तो जो है उसके सभी सगे संबंधी होते हैं। सेकंड लाइन, विपत्ति। विपत्ति यानी कि कष्टों में, विपत्ति किसे कहते हैं, जब हमारे ऊपर कष्ट आता है कोई भी। कसौटी में कसे ते ही साँचे मीत, यानी कि कहने का मतलब कसौटी मानदंड, यानी कि इस प्रकार कविदास इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि सच्चा मीत वही होता है, सच्चा रिश्तेदार वही होते हैं जो कि हमेशा अपने सगे संबंधियों के दुख में, कष्टों में हमेशा उनका साथ दे। कसौटी में, कसौटी यानी कि जब उनको कोई परेशानी है, मानदंड एक तरीके से कह देते हैं कि जैसे कसौटी यानी कि मानदंड, जब उनको कुछ दंड मिल रहा है एक तरीके से, उनके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, वो जो है अपना गुजारा ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो सच्चा मित्र हमेशा सगे संबंधी यानी कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो तभी सच्चे होते हैं जब अपने रिश्तेदारों के यानी कि अपने सगे संबंधियों के जो है कठिनाई में काम आए, परेशानी में उनके काम आए। तो रहीमदास जी ठीक कहते हैं नहीं ये बात। तो कहने का तात्पर्य यानी कि रहीमदास जी ने अपने साहित्य में नीति विषयक यानी कि शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाली बात कही है। आगे समझ में आपको ये। और विशेष में क्या है इसमें कि विपत्ति में काम आने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र
कहलाता है। ये विशेष में लिखोगे एक लाइन में कि जो हमारी विपत्ति में यानी कि परेशानी में कठिनाई में काम आए वो ही सच्चा मित्र होता है। और इसमें जो है भाषा सहज सरल और भाषा अनुकूल है। भाषा कौन सी है? सहज सरल और भावानुकूल। अब सेकंड पैरा देखेंगे। इसमें सेकंड पैरा है आपका इसमें कि जाल परे जल जात बही। जाल परे, परे यानी कि पड़ने पर। जाल जब तालाब में डालते हैं या समुद्र में डालते हैं या नदी में डालते हैं, कहीं भी जब जाल डालते हैं तो क्या कहते हैं? जाल परे जल जात बही। परे पड़ने पर, जाल के पड़ने पर, जल यानी कि पानी, जात यानी कि जाता है, जात जाता है। तो अब देखिए लाइन, कंप्लीट लाइन। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जाल पड़ने, जब जाल गिरता है, कौन? मछियारा जो है जाल डालता है नदी में, तालाब में जाल डालता है तो क्या करता है? रहीमदास जी कहते हैं कि जाल पड़ते ही नदी का पानी मछलियों का जो है मोह त्याग कर, मछलियों का मोह त्याग देता है। क्योंकि जाल में जो है बेटा मछली चली जाती है, मछियारे के जाल में मछली चली जाती है। तो यानी कि मछली से जो तालाब का या समुद्र का जो पानी है उससे मोह छोड़ देता है। क्लियर होगी लाइन? उससे क्या होता है? उससे जो है उसका मोह त्याग कर वह निकलता है। यानी कि जो मछली पानी में रहती थी तो पानी जो है समुद्र वो उसका मोह छोड़ देता है। किसका? मछली का। समझ आ गई लाइन? नेक्स्ट लाइन। रहीम मछली नीर को ताउन छाड़त छो। यानी कि कहने का तात्पर्य, परंतु मछली जल के प्रति तब भी अपना मोह बनाए रखती है। समझ रहे हो? फिर से देखिएगा, जब समुद्र से या तालाब से मछुआरा मछली को जाल डाल के निकालता है तो समुद्र का पानी या तालाब का पानी जो है मछली के प्रति अपना मोह छोड़ देता है। लेकिन मछली जो है उस पानी के प्रति अपना मोह नहीं छोड़ती है और वो उस मोह के कारण, किस मोह के कारण? पानी के मोह के कारण जो है तड़प तड़प कर यहाँ तक कि अपनी जान भी दे देती है। समझ आ गई लाइन? ये ऐसे लिखोगे व्याख्या भी, जैसे मैं समझा रही हूँ आपको। व्याख्या क्या है? जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। कि जब मछुआरा तालाब में या समुद्र में जाल डालता है और मछली को पकड़ लेता है तो जो समुद्र का पानी या तालाब का पानी जो है वो मछली के प्रति अपना मोह छोड़ देता है। लेकिन मछली जो है उस पानी के प्रति जो है अपना मोह कभी भी नहीं छोड़ती, अर्थात वो जो है एक बार तड़प तड़प कर अपनी जान भी दे देती है, अर्थात वो मर जाती है। उसे जो है तड़पना पड़ता है। किसको? मछली को। किसके कारण? उस पानी के कारण। पानी के कारण यानी कि उसका जो मोह था वो इतना अधिक था पानी के प्रति कि उसको एक दिन तड़पना पड़ता है और तड़प कर जो है वह अपनी जान गवा देती है। क्लियर? ऐसे ये व्याख्या करेंगे। विशेष में क्या लिखोगे इसमें कि कवि जो है इसमें स्पष्ट करना चाहता है कि सच्चा जो प्रेमी होता है वो अपने प्रिय के अभाव में अपने प्राण भी त्याग देता है। जो सच्चा प्रेमी होता है वो अपने प्रिय के अभाव में उसके बिना। अब मछली को किसका मोह था? पानी से मोह था? नहीं था। पानी से प्यार करती थी ना मछली। तो इसमें क्या लिखेंगे विशेष में कि जो है वो जो है कि प्रिय जो प्रेमी होता है, जो प्रेम करता है, सच्चे मन से प्रेम करता है, वो अपने प्रिय के प्रति, जरूरी नहीं कि हम आपस में प्रेमी हो,
सकता है, समझ रहे ना। किसी वस्तु से, कोई गाड़ी है तुम्हारी, वो बचपन से है, वो फिर दे देते हैं तो जोर पड़ता है ना, दुख होता है ना, तो मोह किसी से भी हो सकता है, समझ रहे हो ना बच्चा। तो इस प्रकार जो है वो मछली एक दिन तड़प तड़प के उसमें जान दे देती है। और भाषा कौन सी है, यानी कि सहज सरल और भाषा अनुकूल है। क्लियर हो गए 2 पैरे। थर्ड पैरा देखो बेटा, संकेत हर बार लिखोगे, प्रश्न एक बार लिखोगे। प्रश्न जब स्टार्टिंग में करोगे वो एक बार ही लिखना, ये बार बार नहीं लिखोगे प्रश्न, संकेत हर बार लिखोगे। संकेत मीन्स यानी कि कहाँ से कहाँ तक का ये पैरा दिया गया है, व्याख्या हर बार दोगे, विशेष हर बार दोगे। क्लियर। और ये खुद करना है, अपने स्वयं करना है, सभी ने। सब वीडियो देख के भी कर सकते हो, अगर कुछ भूल जाते हो आप वीडियो देख के भी कार्य कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ वीडियो भी चल रही है ना आपकी। थर्ड पैरा है तरुवर फल नहीं। तरुवर मीन्स वृक्ष। पेंसिल हाथ में रखें। तरुवर भी का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ यानी कि वृक्ष। फल नहीं, खात है। खात मीन्स खाता है। इसमें रहीमदास जी क्या कह रहे हैं बेटा, तरुवर यानी कि वृक्ष जो है कभी भी अपने फल नहीं खाता है। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि पेड़ जो है, पूरा करके जाना, पेड़ जो है वो कभी भी अपना फल नहीं खाता है। वो किसके लिए, दूसरों के लिए ना, दूसरों के लिए लगते हैं ना फल। कोई दूसरा माली हो या मालिक हो, वो तोड़ता है उनको और फिर मार्केट में बेचता है, वो स्वयं तो नहीं खा जाता ना वृक्ष, नहीं ना। यस। नेक्स्ट, सरवर पियतन पान। सरोवर तालाब जो है कभी भी अपना पानी नहीं पीता है, वो भी दूसरों के लिए ही है। उसमें जो है पशु नहाते हैं, मानव भी अपना प्रयोग करते हैं, कपड़े धोते हैं, अन्य कार्य करते हैं, सिंचाई में कार्य के काम आता है, ठीक है बेटा। तो सरोवर भी जो है बैठो ना, अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। नेक्स्ट, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचे ही सुजान। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो दूसरों के लिए होता है उसी भांति सज्जन व्यक्ति भी, जो सज्जन व्यक्ति होता है वो भी अगर धन कमाता है, नौकरी करने जाता है, ड्यूटी पर जाता है, तो वो किसके लिए, दूसरों के लिए करता है। कैसे करता है, अगर तुम्हारे पापा हैं, मम्मी हैं, वो कहीं कार्य करते हैं तो वो क्या स्वयं ही खा जाते हैं, सारी तनख्वाह सारे पैसे स्वयं खा जाते हैं, नहीं ना। वो किसके लिए करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो है उसको कमाने के लिए जाते हैं, संभाल कर रखते हैं उसको, संपत्ति को स्वयं थोड़ी ना खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, ठीक उसी प्रकार जो है एक अच्छा मनुष्य, एक सज्जन व्यक्ति कभी भी जो है वो दूसरों के लिए धन जो है एकत्रित करता है, उसको संजोता है, इकट्ठा करता है, ना कि वो स्वयं ही उसको खा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 3 पैरे मैंने पढ़ाए। विशेष क्या होगा इसमें, सज्जन व्यक्ति जो है धन का संचय करना, इकट्ठा करना, परोपकार यानी कि मंदिर में दान देना या कहीं घूमने जाना, कि ऐसी जगह के लिए जो है वो धन इकट्ठा करता है। और भाषा कौन सी है, सहज सरल। तो ये 3 पैरे हैं, इसकी व्याख्या